इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है प्रियंका का मिशन 100। जी हाँ, प्रियंका का मिशन 100। सारी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना काम कर रही हैं और अपने तरीके से सेनाएं सजा रही हैं, रणनीति बना रही हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा भी पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, कोरोना काल में काफ़ी सक्रिय रहीं और वही एक ऐसी नेत्री थी जिन्होंने कोरोना काल में सरकार से लोहा लिया और सरकार संगठन को अपना मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस की राजनीतिक जमीन इतनी खुदरही हो गई है कि उसको उर्वरा करने में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। संगठन है नहीं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, G23 समस्या क्रिएट कर रहा है और लोगों के आने का सिलसिला कम, जाने का सिलसिला लगातार जारी है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, संगठन नहीं है, तो ऐसे में प्रियंका ने जो हमारे पास खबर है कि 100 सीटों पर फोकस करने का मन बनाया है, वहां पर अपनी सेना को तैनात भी कर दिया है और सोशल मीडिया को भी पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया है, वार रूम बना दिया है वहां पर। और इसके साथ ही अब से कुछ दिन बाद यानी कि नवरात्र के पहले और दूसरे दिन ही ये लिस्ट भी जग जाहिर कर दी जाएगी। तो 100 सीटों पर प्रियंका भी अपना फोकस कर रही है। उन्हें पता है कि अभी 403 सीटों पर जाने का कोई मतलब नहीं है और ऐसी सीटों पर फोकस किया जाए जहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सके। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझ आ जाएगा कि दरअसल ये मिशन 100 क्यों किया गया है, इसके पीछे के कारण क्या है। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। 2017 यूपी विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी दल 2022 की चुनावी जंग फतेह करने के लिए हर दांव पेच आजमा रहे हैं। कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। 5 दिन के दौरे पर लखनऊ आई प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार बैठकें कर चुनावी मंथन कर रही हैं। हर सीट की जीत का गुणागणित हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के महज 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता सूबे में पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा को मिशन मान के चल रही हैं। 24 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की उसकी जो दुख दर्द और समस्या है, उस समस्या को कैसे समाप्त किया जाए, इसी कड़ी में उन्होंने कुछ महीने पहले 100 ट्रेनर्स को मास्टर ट्रेनिंग लेने के लिए रायपुर भेजी थी और वो वहां से ट्रेंड होके यूपी आए और उत्तर प्रदेश में 2022 में कांग्रेस पार्टी की आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खोई हुई राजनीति जमीन वापस पाने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं। उन्हें पता है कि उनका संगठन अभी इस लायक नहीं है कि सूबे की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सके। यही वजह है कि प्रियंका गांधी कॉल हाउस में एक एक सीट को लेकर मंथन कर रही हैं। कांग्रेस ने अभी आधिकारिक रूप से 100 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर जमकर चुटकी ले रही है। कांग्रेस पार्टी अब एक परिवार तक सीमित रह गई। जितने भी कांग्रेसी दिग्गज थे वो उनका साथ छोड़ के जा चुके हैं। तो आने वाले चुनाव में अगर उन्होंने 100 सीटों पे कैंडिडेट उतारने का निर्णय लिया है तो अपनी स्थिति देखते हुए ही लिया है, क्योंकि अब जनता में उनका आधार नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन में 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा था। सबसे पुरानी कांग्रेस ने 6.25% के वोट शेयर के साथ 114 सीटों में से सिर्फ 7 पर जीत हासिल की थी।
कांग्रेस 2022 का चुनाव बिना किसी बड़े राजनीतिक दल के गठबंधन के लड़ेगी। यूपी में अपनी यात्रा के चौथे दिन प्रियंका ने बंजारा, राजभर, निषाद सहित विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं और मुद्दों को सुना। पार्टी कार्यालय और लखनऊ में कॉल हाउस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। साल 2017 में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने वाली समाजवादी पार्टी इस बार के चुनाव में कांग्रेस से दूर है। कांग्रेस के मिशन 100 को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इंटरनल मैटर बता रहे हैं। इतना ही नहीं, 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ 403 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हम अपने उस हर सिस्टम को पूरी मजबूती के साथ ज़मीन पे उतार रहे हैं, जिससे कि 2022 का रण हम पते कर सके। क्या कांग्रेस करेगी, क्या बसपा करेगी, क्या बीजेपी करेगी, ये सब मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी को इस पर कुछ कहने का वक्त है। उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश की आवाम आज समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखती है। वो जानता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई दल मुख्य भूमिका में है और वो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से लड़ सकता है तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, उत्तर प्रदेश में रोजगार पैदा कर सकता है। तो मानिए अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश का नौजवान आज आशा भरी निगाहों से देख रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मिशन 100 का पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। इन सीटों के उम्मीदवारों का चयन भी पूरा हो चुका है। अब इंतजार है सिर्फ आधिकारिक घोषणा का। कहा जा रहा है कि नवरात्र के पहले या दूसरे दिन इसकी घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि प्रियंका के मिशन 100 का क्या होगा। क्या प्रियंका यूपी में कोई करिश्मा दिखा पाएंगी या कांग्रेस का ये तुरुप का इक्का भी फेल हो जाएगा? ये बड़ा मुद्दा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। ट्रंप का इक्का कभी फेल नहीं होता है, जब पड़ जाता है तो सारे इक्के भी बेअसर हो जाते हैं। ये है कांग्रेस का ट्रंप का इक्का। लेकिन अब उनके ऊपर ही सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार फिलहाल नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, कोई संगठन नहीं है, और अकेले अपने दम पर प्रियंका इसको कहां तक ले जा पाएंगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। स्टेक पर है, उनकी अपनी साख भी दांव पर है कि अगर वो कुछ ना कर पाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले ही रायबरेली और अमेठी में उनके रहते ही राहुल को वहां से हटना पड़ा, वायनाड जाना पड़ा, तो उनके साख पर बट्टा लग चुका है। अब ये 2022 का रण जो चुनाव है वो तय कर देगा कि प्रियंका कितना सफल होती हैं और कितना असफल होती हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। अजय चंद चौबे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, लखनऊ स्टूडियो से। बहुत स्वागत है आपका। मनोज काका हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आपका स्वागत है। प्रोफेसर राजेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और कंचन द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। कंचन जी आपका भी बहुत स्वागत है। और सीधा रुख करेंगे अजय चंद चौहान जी का। अजय जी क्या कहेंगे आप मिशन 100? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो मिशन है वो उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता को इस जंगल राज और रावण राज से मुक्ति दिलाना और महात्मा गांधी जी के राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना और राम राज्य उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में स्थापित करना। और उत्तर प्रदेश में जब जब चाहे वो हाथरस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, या गोरखपुर की घटना हो, या लखीमपुर खीरी की घटना हो, या किसानों का मुद्दा हो, प्रियंका गांधी जी हमेशा मुखर रही हैं और उनके दुख दर्द में हमेशा सम्मिलित हुई हैं, उनकी आवाज उठाई है और लड़ाई लड़ी है। और जनता अब आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में
कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में बनाने के लिए तैयार है जी। और इसी कड़ी में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जनता को सन 89 के बाद से जिन तीन दलों ने मिलकर धार्मिक उन्माद, जातिवाद और सांप्रदायवाद में विभक्त करके और जनता के मुद्दों से भटक के उत्तर प्रदेश के विकास को अवरुद्ध किया और यहाँ सन 89 के बाद से जो ठीक है, समय समाप्त। अजय चंद्र चौबे जी, आपका समय समाप्त हो गया। 1 मिनट का समय होता है। हम प्रियंका कंचन द्विवेदी जी का रुख करेंगे। कंचन जी कह रहे हैं कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश की जनता निहार रही है कि कैसे उनकी सरकार बनाए, क्या कहेंगी आप? मिशन 100 जो कि हमने सुना है, प्रियंका जी 100 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी दिखा रही हैं। 100 सीटों उम्मीदवारी दिखाए या 200 सीटों पर वो दिखाए, उनको बोलना हमेशा ही होता है। शुरुआत चुनाव से करे, किसी भी चुनाव से करे। लगता है प्रियंका जी की आवाज में कुछ दिक्कत है, हम तक नहीं पहुंच पा रही है जी। हम रुक कर लेते हैं मनोज काका जी का। मनोज काका जी, आप सुन रहे हैं कि कह रही हैं अजय चंद चौबे जी कह रहे हैं कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जनता इनकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, और आप कह रहे हैं कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है जनता। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनमानस ये जान चुकी है कि उसके युवाओं को बेहतर तकनीक से जोड़ने का अगर किसी के पास दूरदर्शी विचार है, सोच है, 20 लाख युवाओं को लैपटॉप दे करके, तो अखिलेश यादव जी के पास है। उत्तर प्रदेश का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो जान सकता है कि JPNIC जैसा अगर बहुमुखी प्रतिभा के धनी और हमारे देश के आजादी से लेकर के और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई लड़े JP को भी अगर किसी ने संवारने का, उनके विचारों को और उसको स्थान देने का काम किया तो आदरणीय अखिलेश जी ने किया। दलितों वंचितों के सवाल पर अगर कोई खड़ा रहा और देश में जब ये बात की जा रही है कि किसी की भागीदारी तय हो, तो भागीदारी से आगे निकल के अगर उसके हिस्सेदारी के, वंचित तबके के हिस्सेदारी की किसी ने बात करी है तो उस शख्सियत का नाम माननीय अखिलेश यादव जी है। वो वही हैं जिन्होंने देश में जातिगत जनगणना के सवाल पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि इस देश में जातिगत जनगणना कराई। मनोज काका जी, मनोज जी, ये जी, आप लोग, हर राजनीतिक पार्टी के लोग अपने अपने चीजों की बखान करते हैं। हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस का, प्रियंका का मिशन 100, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, प्रबुद्ध पत्रकार हैं, प्रियंका का प्रवक्ता मैं नहीं हूं ना, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, कम से कम इसका संज्ञान रखिए। और आपने अपने संदर्भ में ही नहीं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मुद्दा है कि प्रियंका 100 सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात कर रही हैं जी, आप उसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? जिस अब सिर्फ आप अपनी पार्टी के बारे में बोलेंगे तो दूसरी पार्टी का क्या होगा? प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, उसमें बहुमत के लिए ही कम से कम 204 से ज्यादा सीटें चाहिए। तो उसमें यदि कोई राजनीतिक दल 100 पर ही चुनाव लड़ेगा तो वो किस तरीके से सरकार बनाएगा, ये आप समझ ही रहे हैं। तो वो तो यही है कि लड़ाई से पहले ही अजय चंद्र जी पहले रुकिए भाई, आप रुकिए, पहले बाकी लोगों को चर्चा में शामिल करने दीजिए जी। युद्ध है अभी शुरू जी, मनोज जी बात पूरी कर लीजिए अपनी जी। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले ही अगर कोई योद्धा अगर कृष्ण भगवान को अर्जुन के रथ पर देख करके ये कहे कि मैं लड़ाई से बाहर रहूंगा तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है? हाँ, ये हुई ना कोई बात। ठीक है, आ रहा हूं, अभी अजय जी आपको मौका नहीं दूंगा। प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी के पास चलेंगे। प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तो एक अच्छी बात है ना कि हर व्यक्ति को अपनी लिमिट का अंदाजा होना चाहिए, पता होना चाहिए और उसी के हिसाब से अपना खेल खेलना चाहिए। जी जी जी,
जी बिल्कुल, आपने सही कहा, सहमत है इससे हम एकदम। और कोई भी राजनीतिक पार्टी, और कांग्रेस तो एक पैन इंडिया पार्टी है बीजेपी की तरह, तो वो अपना बारे में ज़्यादा अच्छा और क्या अच्छा है उसके लिए क्या बुरा है इसका मूल्यांकन कर लेती है, कर सकती है। 100 पार्टियों में लड़ रही है, तो मेरे हिसाब से यदि प्रियंका जी का ये मतलब स्टेटमेंट है और ये सत्य बात है, तो कांग्रेस बहुत अच्छा कार्य कर रही है। यदि उनको उनका एजेंडा है बीजेपी को हटाना, तो उसमें ये एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रही है। जो इस समय सबसे प्रदेश में इसकी सरकार बनने की संभावना है, समाजवादी पार्टी। यदि हम लोग ऐसा कर, यदि हम बीजेपी का विकल्प के रूप में देखें, तो समाजवादी पार्टी को वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। क्योंकि आप देखिए, विपक्ष बहुत ज्यादा है लेकिन वो संगठित नहीं है और बटा हुआ है। तो आपको पश्चिम बंगाल की तरह ही स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी यदि आपको सत्ता में आना है तो, स्पष्ट बात। और दूसरी बात, इस बार चुनाव उत्तर प्रदेश का जो मुझे महसूस होता है, या हम लोग जो बैठते हैं हमको महसूस होता है, वो एकदम डिफरेंट मुद्दों पे होने जा रहा है। कोई राम मंदिर नहीं, कोई कुछ नहीं। इस बार जो सबसे प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा है, वो देश की जो आबादी 80% है उसका मुद्दा है। वो है कि आप जातिवार जनगणना करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, जिसमें अभी तक बीजेपी मना कर रही है। किस कारण से मना कर रही है पता नहीं, हो सकता है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक को वो इलेक्शन के समय घोषित कर दें, तो उनको एकदम वो तत्कालिक लाभ के लिए। तो ये तो भविष्य के गर्त में है कि क्या किसके बारे में एनालिसिस किया जाए। लेकिन अभी आप देखें तो इलेक्शन 50-50 है, जो चाहे आप बीजेपी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें। मुझे जो दिखता है, यदि कांग्रेस 100 सीटों में लड़ती है या इससे कम सीटों में लड़ती है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से सपा को फायदा पहुंचेगा। ये मेरा अपना ये मूल्यांकन है, अपना विश्लेषण है। इसमें आप लोग सहमत हो चाहे नहीं। ठीक है, ठीक है। नहीं, ठीक है। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर भी हैं, आपका अपना विश्लेषण है, बहुत शानदार। कंचन द्विवेदी जी, आप सुन रही ना कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कांग्रेस अगर 100 सीटों पर फोकस करेगी और जो कर रही है, वो नतीजे वेस्ट बंगाल की तरह आएंगे। अरे जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं ना, और जैसे कि चर्चा चल रही है, तो वो 100 सीटों पर लड़े, उसको अध्ययन करके देखें या फिर किसी भी तरीके से, क्योंकि जब प्रियंका गांधी जी की बात आती है ना, तो वो चुनाव के समय पर दिखती हैं और चुनाव के बाद पता नहीं कहाँ जाती है, पता ही नहीं चलता है। ऐसा लगता है चुनाव के समय में वो भारत भ्रमण के लिए निकलती है। तो इनका क्या, आधार के बिना ही सारे कार्य चल रहे हैं। अब उनका कोई आधार नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, उनके पास ना नेतृत्व है और ना ही नीति है, ना ही किसी प्रकार से नियत उनकी बची हुई है। तो इस तरह से आधारहीन सरकार को अब जनता कबूल नहीं करेगी, जनता स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए कहना बेकार है। कांग्रेस को देखते हुए और प्रियंका गांधी जी को देखते हुए, सोनिया गांधी जी को देखते हुए, बस एक ही बात हमको याद आती है, रामचरितमानस की चौपाई ये बहुत अच्छी लगती है। उनके ऊपर बिल्कुल एकदम कांग्रेस का निचोड़ लगा करके रख देगी। उगरे अंत न होए निबाहु, काल ने मिजिम रावण राहु। झूठ पर और वादों पर या बातों पर एकदम से सरकार नहीं चलती है। इसलिए कहना बिल्कुल ही निरर्थक होगा कि आगे क्या होने वाला है। इस सब जनता और देश देख रही है। किसी भी प्रकार के घोटाले हो, वो फोर्स घोटाले से लेकर जितने भी घोटाले हुए हैं, आदर्श घोटाले और भी बहुत प्रकार के, तो पूरा देश देख रहा है। और लेकिन इन सब चीजों को देश स्वीकार नहीं करेगा। आज तक प्रूफ एक भी नहीं हुए, जेल आज तक एक भी आदमी नहीं गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में कह रहे थे कि जेल के गेट तक पहुंच गए, अब बस जेल के पार हो जाएंगे। आज तक एक भी व्यक्ति जेल गया है क्या? हाँ, जेल तो अब वो कैसे दिया जाएगा, क्योंकि राज सत्ता में ही बैठे हुए लोग हैं, तो वो तो होता ही है। सब एक प्रक्रम चलता ही रहता है राजनीति में। इसको कहना बेकार है। बाकी जनता तो सब देख ही रही है। ना एक जी, अगर नहीं, आप ये बताइए, अब क्या 2022 के पहले ये राहुल और प्रियंका और सोनिया जेल जाएंगे क्या? ये तो अब सरकार और देश का निर्णय होगा, ये तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, अगर देश ने इतना नेतृत्वपूर्ण और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुना है, और एक बार नहीं, 2014, 2017, 2019 और फिर अभी नए चुनाव आप अभी जस्ट देख ही रहे हैं। सब प्रकार के चुनाव हम जीतते चले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का तो कोई चुनाव नहीं हुआ। थोड़ा
विस्मित हो रही हैं क्या आप? ना अरे मतलब 17 में कोई प्रधानमंत्री का चुनाव तो नहीं हुआ? प्रधानमंत्री का चुनाव तो 14-19 में हुआ। आप नहीं, मनोज जी, भ्रमित जरा कर रहे हैं हमको। मनोज काका जी, आपको मेरा पूरा मतलब मौका मैं- है, चुनाव है ना, पूरा हमारे मौका हम दूंगा, भी सत्ता में है ना। पूछने का जरा आप कुछ कंचन जी जनता के स्वयं सवाल से है, पूछ अंतर हो लेने रही दीजिए। हैं, थोड़ा स्वयं कंचन से तिवारी अंतर जी। हो रही हैं। आपने कहा कि 17 का भी हाँ, मोदी जी ने चुनाव, वापस अपने मोदी जी विषय लड़े पर क्या आते हैं। चुनाव 17 में? अरे पार्टी का तो था ना, हर प्रकार से चलता चला आ रहा है। नहीं भाई जीत रहे काका हैं जी, ना हम लोग, थोड़ा जनता थोड़ा जीत सा रही है ना। समय मोदी का जी ध्यान चुनाव नहीं रखिए, लड़े, लेकिन थोड़ा जितवाया सा। तो नाम चुनाव तो उन्हीं के नाम पर लड़ा गया था। मनोज जी, इतना आपको बौद्धिक बता रहा हूं, साझेदारी कंचन जी से क्यों सवाल कर रहे लेता हैं? हूं। ये कंचन जी, फर्स्ट जब ये कह रही हैं कि मोदी जी 17 हेलो। में भी जीते चुनाव लड़े, तो आप अब बौद्धिक मनोज जी, मैं साझेदारी आपको पूरा करके इनको मौका करेक्ट दूंगा। क्यों कर रहे हैं? ऐसे आप विषय ऐसे भिगो मैं आ नहीं रहा हूं, सकते आपके हैं, पास उसको पे क्लियर आप नहीं आओ। कर सकते। आप बात नहीं कर रहे हैं। आप विषयांतर हो रही नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बता दूं कि मोदी जी का चुनाव 17 में कोई विधानसभा तो नहीं लड़े थे, जहां तक हम लोगों को याद है। लड़े थे क्या? अरे विधानसभा नहीं लड़े थे, कुछ तो लड़े हैं, तो सारा कुछ पार्टी मनोज के काका हम ही जी, लोग आप है ही ना। विषयांतर हो रहे हैं। 2017 में वो चुनाव नहीं लड़े थे। प्रधानमंत्री कभी भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन चुनाव जिताते हैं। फिर ये 2014, आपने गलत 2017, बात कही। 2019 प्रधानमंत्री और भी 2022। चुनाव इस देश में लड़ते हैं, मैं ये कहाँ कह रहा जी। हूँ। बहुत से प्रधानमंत्री देश में चुनाव लड़े, मोदी जी भी लड़े, इंदिरा जी लड़ी, जवाहरलाल नेहरू जी लड़े, प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़ते हैं। थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सुधार करके बोला जाए, क्योंकि आपका चैनल, सुधार क्या करना, क्या 17 में चुनाव नहीं जीता क्योंकि गया बहुत है? सारे चुनाव लाखों तो जीता करोड़ों गया लोग ना। के मैं न्यूज क्या को कह रहा हूं, देखते मनोज हैं। जी, वो चुनाव लड़ते नहीं, वो चुनाव लड़वाते हैं, चुनाव जितवाते हैं। ये चुनाव ये जीतने बात की इन्होंने मशीन नहीं है। कहा, इन्होंने स्वयं हम कहा लोग कि इस बात पर लड़े। चर्चा कर रहे हैं। खैर, अरे जी। मतलब है तो चुनाव हम ही लोगों का ना, आप ना, कुछ ना, भी ना। बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे कोई बात विषय नहीं, नहीं मनोज जी, आप आऊंगा आपके यहाँ पास में। वहाँ कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है भाई मनोज जी, विषयांतर ना हो, हम लोग ज्यादा बेहतर होगा। कंचन तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाल ये है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत दर्ज कर रही है, एक समय कांग्रेस का था जब इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा हो गया था। हाँ, तो पहले लोग हर तरीके से, जनता क्या सोचती है कि हमें कहीं ना कहीं से उम्मीद मिलेगी, वो देखने की कोशिश करती है। लेकिन जब देखा कि सिर्फ बातें और वादे हैं, तो फिर जनता कब तक देखेगी? वो उम्मीद और वादों पर नहीं चल सकती ना। इसीलिए ना उनका नेतृत्व स्वीकार किया गया, इसीलिए उन्होंने पूरे बल और शक्ति के साथ में आदरणीय मोदी जी को चुना कि अब हमें यहाँ से कुछ मिलेगा, और उन्हें मिल रहा है। तो ये हमें देखना चाहिए कि हम एक चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हर बार उनका प्रोत्साहन हमें मिलता चला आ रहा है, और हमारी पार्टी जीतती चली आ रही है। तो कांग्रेस का क्या है या फिर सपा का क्या है? सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, कुछ भी कर रहे हैं, धरातल पर कुछ होना चाहिए ना। बिल्कुल, और विपक्ष यही आरोप आप पर भी लगा रहा। खैर, वापस में आऊंगा, अजय जी का रुख करेंगे। अजय चंद जी, सवाल ये है कि क्या ये सोची समझी रणनीति, जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि आप 100 सीटों पर फोकस करेंगे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों का बंटवारा हो सके और समाजवादी पार्टी का रास्ता साफ हो सके, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का रास्ता साफ हुआ था? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये 100 सीटों का फोकस करने का केवल ये मुद्दा कहाँ से आया? हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी 403 सीटों को फोकस करके चुनाव लड़ रही हैं। अरे वो तो और आप जैसे वो तो आप 30 साल से लड़ रहे हैं। अरे जैसे- सुन तो लीजिए सवाल दो, आप तो 30 साल से लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश 32 प्राथमिकता पे हम जरूर अपने 100 सीटें प्राथमिकता पे घोषित करने जा रहे हैं। अब ये बात आपने ठीक प्रथम कही। चरण नहीं, जी। प्रथम चरण में, फिर जी। द्वितीय चरण में और सीटें घोषित होंगी, फिर तीसरे चरण में और सीटें, हो सकता है सभी सीटें घोषित हो जाएं। ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व का मामला है भाई शीर्ष अजय चंद नेतृत्व चौधरी इस पे जी, निर्णय लेगा। अब लेकिन मैं एक बात स्पष्ट 32 कर दूं। साल यूपी बेहाल, 32 साल हो गए आपको वनवास काटते काटते। भगवान रामचंद्र 14 साल में वापस आ गए थे, भारतीय जनता पार्टी 14 साल बाद वापस आ गई। आपको तो 32 साल हो गए यूपी में। अंग्रेजों से लड़ने में भी तो हमने इससे ज्यादा समय वक्त बिताया था। हमने अनेकों शहादतें दी थी, और हम आजादी के बाद भी हमारे नेताओं ने शहादत दी। हमारी नेता आदरणीय इंदिरा गांधी जी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और वो आतंकवाद का शिकार हुई। फिर सुन लीजिए, हमारे नेता आदरणीय राजीव गांधी जी आतंकवाद का शिकार हुए। चुनाव चल रहा है,
संजय गांधी जी भी आतंकवाद का शिकार हुए और भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता कहीं मारे नहीं गए। ये लोग तो आतंकवादियों को कांधार तक छोड़ने जाते थे। अरे भैया कांधार तक छोड़ इंडिया पाकिस्तान का युद्ध नहीं चल रहा है। आजाद जी, मैं आपसे अपनी हम देश अरे भाई सवाल किसानों को जो सवाल सुनिए भाई, ये क्या हो रहा है लोकतंत्र? आप सुनिए ना, एक तरफ हाथरस में बेटी जल रही है, ये रोज आप यही बोलेंगे क्या? अजय चंद चौबे जी, आप रोज यही बोलेंगे हाथरस की बेटी और आपके ऊपर आपकी तरफ सब लोग देख रहे हैं, कुछ नया समझिए। सवाल सुनिए, 6.6% आपका वोट बैंक है, 6.5% में नहीं 6.25% आपका वोट बैंक है। इसको 50% तक कैसे करेंगे जरा बताइए मुझे। इस पे काफी आप विगत वर्षों से देख लीजिए, हमारी नेता और कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पे जिस ढंग से जनता के मुद्दों को उठाया है, उनके दुख दर्द को बांटने का काम किया है और आज जनता हमारे साथ है। इसी से घबरा के आज भी आप पेपर पढ़े होंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने 150 विधायकों का टिकट काटने जा रही है। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी में दम हो अपने किसी भी विधायक का टिकट मत काटे। अगर उनको इतना विश्वास है कि उन्होंने सुशासन ला दिया है, बात तो लीजिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है। बहुत आराम से, बहुत प्यार से बात। सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। आइए बता दीजिए कि 6.5% से आप 50% तक कैसे जाएंगे? 7 आपके पास में विधायक हैं, 7 से लेकर के आप 70 तक कैसे जाएंगे? जरा इसका गणित मुझे समझाइए। जैसे हमने छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जैसे हमने अकेले लड़के पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जैसे हमने अकेले लड़के राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जैसे हमने मध्य प्रदेश में लड़के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी तरह से हम उत्तर प्रदेश में भी जनता के मुद्दों और विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हुए आदरणीय प्रियंका गांधी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये तीनों दल इससे घबरा गए हैं, कहीं दूर दूर तक सब घबरा गए हैं। जनता नकार चुकी है, लहर चल रही, चुनाव खुद कांग्रेस की लहर चल रही है, हार चुकी है, फूलपुर की हार चुकी है, पंचायत चुनाव में साफ हो चुकी है, नींद नहीं आ रही है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को। अरे क्या कर रहे हैं भाई? आपका पंचायत चुनाव में आपका क्या स्थान था जरा बता दीजिए, कितनी सीटें मिली थी आपको? जी, पंचायत चुनाव में हम लड़े थे। हाँ, बीच में जो हमारा संगठन थोड़ा कमजोर हुआ था, हम लड़े थे। आज हमारे प्रत्येक बूथ पे 50 कार्यकर्ता तैयार हो गए। उसी बात पर आ गए ना। मैं कह रहा था आपके पास संगठन है नहीं, एकमात्र ले दे करके प्रियंका वाड्रा गांधी है, वो ट्रंप का इक्का है, और अगर ये तुरुप का इक्का भी फेल हो गया ना तो आप 32 साल के 64 साल यूपी बिहार में। भाजपा के पास तो मुख्यमंत्री थे, फिर वहां 17 विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में एक भी जिला पंचायत सदस्य में खाता ही नहीं खुला। दोनों डिप्टी सीएम सिर्फ एक जिला पंचायत सदस्य ही अपने क्षेत्रों में जितवा पाए। तो इनके तो विधायक थे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी भी थे। तो इनसे पूछिए कि जब ये इतना कुछ रहते हुए ये समाप्त हो गए, जनता ने नकार दिया, तो हमारे पास तो खोने को कुछ भी नहीं था। जनता हमारे साथ है। आपके पास खोने के लिए अभी अच्छी बात यह है कि आपके पास खोने के लिए अभी भी कुछ नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पार आएंगे तो मनोज काका जी से समझने की कोशिश करेंगे कि वो कह रहे थे कि जनता उनकी ओर निहार रही है, और अजय चंद चौबे जी कह रहे हैं कि यहाँ तो लहर चल रही है। 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है कांग्रेस और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, जैसा कि उन्होंने राजस्थान में किया, जैसे छत्तीसगढ़ में किया, पंजाब में किया, वैसे ही सरकार बनाने जा रही। क्या ये वाकई सच हो पाएगा उत्तर प्रदेश में? चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है।
10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। किसानों की बढ़ी आमदनी, युवाओं को मिला रोजगार। उत्तराखंड सरकार का मिशन जलागम ने किया साकार। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सेब उत्पादन के जरिए लोगों की आय और रोजगार के साधन बढ़ाने में शानदार कामयाबी पाई है। राज्य सरकार और जलागम की कल्याणकारी परियोजनाओं के सहयोग से आज सैकड़ों किसान पहाड़ में उन्नति और खुशहाली की मीठी फसल उगा रहे हैं। सेब की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता को निखारने के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। टिहरी जिले में नैनबाग के जौनपुर विकास खंड का ये है थुरैटी गाँव, जहां आज दर्जनों किसान उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन और जलागम ग्राम्य फेज 2 परियोजना के अंतर्गत सेब की खेती कर रहे हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर इन किसानों को सिंचाई की सुविधा, उच्च क्वालिटी के बीज और पौधे उपलब्ध कराने के साथ साथ बेहतरीन ट्रेनिंग दी। इतना ही नहीं, पौधरोपण, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के साथ मार्केटिंग में भी अपने किसान भाइयों को पूरा सहयोग दिया, जिससे आज पहाड़ के किसान खुशहाल हो रहे हैं। जलागम परियोजना ने अभूतपूर्व सफलता पाकर बदली पहाड़ की तस्वीर। राज्य सरकार सामुदायिक सहयोग से बदल रही सेब किसानों की तकदीर। सुपर चीफ, रेड वोलॉक्स, काला और जेरोमाइन की हो रही पैदावार, किसानों को रोपण, ग्रेडिंग, पैकिंग के साथ मार्केटिंग की मिली ट्रेनिंग। जलागम विभाग द्वारा हमको एक ट्रॉली दी गई, जिससे हमारा ढुलान में बहुत आसानी हुई। पिछली बार इन्होंने रूट स्टॉक के पेड़ भी दिए और उसके बाद जो है फिर सील्डिंग वाले पेड़ जो ग्राफ्टेड हैं वो भी दिए हैं। ग्रेडिंग पैकिंग हॉल वो भी दिया गया है और ग्रेडिंग वाली मशीन दी गई है। अन्नदाता खुशहाल होगा तभी राज्य में खुशहाली आएगी। इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। मिल रहा सबका साथ, सबका विश्वास, हो रहा सबका विकास। उत्तराखंड खुशहाल बने, राज्य सरकार का यही है प्रयास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। मनोज जी का रुख करेंगे। मनोज जी, अजय चंद चौबे जी तो और उनकी पार्टी तो आपकी मदद ही कर रही है, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, फोकस करेगी। तो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल की तरह परिणाम आएंगे। नहीं, ठीक है, प्रोफेसर साहब का अपना विश्लेषण है और हर तरह के विश्लेषकों का, हर तरह के विद्वानों का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। सवाल है कि समाजवादी पार्टी अपने बुनियादी सवालों पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो विकासात्मक समावेशी सर्व समाज हेतु जो विकासात्मक कार्य उन्होंने किया है और जो उनका राजनीतिक दृष्टिकोण है समता भाव को, उसको आज पूरा देश देख रहा है। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि जातिगत जनगणना के सवाल पर चुनाव होगा। ये समावेशी राजनीति, मनोज जी, समावेशी राजनीति उस समय कहां चली गई थी जब अखिलेश जी ने कहा था कि हमको अब पता चला कि मैं पिछड़ा हूं।
जब 5 kg धुलवाया गया गंगा जल से। तो 5 kg धुलवाया गया तो वो उसमें आपको अखिलेश यादव जी का दोष लगता है कि सामंती व्यवहार करने वाले और उन वर्ग का दोष लगता है जो पिछड़ों और दलितों को समावेशी राजनीति की बात कर रहे हैं ना। हमारा समाजवादी पार्टी का किसी जात वर्ग आपने समावेशी राजनीति की बात की ना। जी जी बिल्कुल करी। तो समावेशी राजनीति का मतलब यही है कि जो समाज हाशिए पर है उस समाज को विकास के जो रास्ते हैं, विकास का जो पथ है, समावेशी का मतलब है सबको साथ में लेके चलना, सबका साथ सबका विकास। जो पीछे है उसको साथ ले चलेंगे कि नहीं ले चलेंगे? यही भारतीय जनता पार्टी, शायद आपने देखा नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है कि देश में 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उसमें एक भी ओबीसी वर्ग का कोई प्रोफेसर नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी वंचितों को और बहुजन वर्ग को हिंदू बताती है, जब उसी बहुजन वर्ग पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ आज मैं आप सवाल कर रहे हैं फिर भाग रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं फिर भाग रहे हैं। उस ओबीसी वर्ग को जब उसके अधिकार देने की बात आती है तो आप लोग उधर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है। कांग्रेस सीधा सा सवाल है नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। एक सवाल है आपसे कि किसी वर्ग की किसी भी वर्ग या समाज आरक्षण पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ओबीसी पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ कांग्रेस का मिशन 100 पर। कांग्रेस ने मिशन 100 खड़ा किया। आपको क्या लगता है प्रियंका जी ट्रम्प कार्ड है? सवाल सुन लीजिए पूरा मेरा मनोज जी। प्रियंका जी ट्रम्प कार्ड है और अगर 2022 में ये ट्रम्प कार्ड नहीं चला तो उनकी साख भी दांव पर लग जाएगी। देखिए डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, मैं डॉक्टर लोहिया का एक बात आपको कोट कर रहा हूं कि जो संघ है, उस समय तो संघ हुआ करता था, जो संघ है और उसी तरह का एक दोयम दर्जे का दक्षिणपंथी विचारधारा कांग्रेस की भी है। तो ये डॉक्टर लोहिया की बात है, हमारी बात नहीं है। तो आप कांग्रेस पर कोई सवाल और किसी भी राजनीतिक दल को अगर आप देखें, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है और उसके लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकार है कि वो कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। समाजवादी पार्टी को किया कि वो उनका लोकतांत्रिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और वो लोकतंत्र में सबका सवाल खड़े करने का भी अधिकार है हमारा। जी तो आप क्या हमसे जानना चाह रहे हैं? समाजवादी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कांग्रेस, मैं क्या आपसे समाजवादी पार्टी के लिए सवाल पूछूं सिर्फ? नहीं, आप सभी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही कांग्रेस, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा आप बता दीजिए। समाजवादी पार्टी पर उसका प्रभाव यही पड़ेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनमानस ये जान चुकी है कि अगर उसको कोई विकासात्मक रास्ते पे ले जाएगा, कोई रोजगार सृजन कर पाएगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कानपुर की बेटी गोरखपुर में आके सधवा बेटी आके और रात भर में विधवा नहीं हो पाएगी, अगर ऐसा कोई व्यवस्था कोई शख्सियत दे पाएगा तो समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश जी दे पाएंगे, उसका यही प्रभाव। अच्छा मनोज जी माफ करिएगा, मुझे पूछना ही पड़ेगा, अगर आपका इतना ही समावेशी था, आपने इतना ही विकास किया था, पूरे देश की पूरे प्रदेश को एकदम चमन कर दिया था, तो फिर आपको चुनाव हारना क्यों पड़ा? बहुत आप क्यों आप 224 से क्यों आप 45 पर उतर आए? जवाब जरूर देना चाहूंगा। आप हमको बस मोदी जी के 5 साल के और मोदी जी के 7 साल के और योगी जी के 5 साल के लखनऊ में एक ईंट कहीं अगर रखी गई हो तो कोई बिल्डिंग बताइए, कोई आधारभूत ढांचा। जब योगी आदित्यनाथ जी अपने सरकार के सत्तासीन होते ही जनता तय करती है कि किसको गद्दी पर बैठाना है, किसको उतारना है। जनता ने तय किया, 50% वोट मिले भाजपा को। अब वही जनता ये तय कर चुकी है कि उसको महंगाई बढ़ा के मारने का कौन काम किया, डीजल पेट्रोल 100 रुपया देने का कौन काम किया, सबसे ज्यादा दलितों जिताएगी, सबसे ज्यादा दलितों वंचितों और 29% 30% वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी के पास में 50% वोट बैंक है। कितना गैप भरेंगे आप, कैसे भरेंगे बताइए? अरे आप किस तरह की गैर वाजिब पत्रकारिता कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का 50% वोट कब से है? अरे आप ये वोट किसी का इनटेक होता है क्या? ये कोई गेहूं चावल है क्या कि आपने 3 कुंटल ले लिया है तो 3 कुंटल ही रहेगा? आप ये कोई सामान है, वस्तु है क्या? 2017 में कितना परसेंट वोट मिले थे, आप ही करेक्ट कर दीजिए। हमको 12 में 29.9% मिलेगा, फिर इस समय समाजवादी पार्टी 50% से ज्यादा वोट पाने जा रही है। आप कहाँ हैं?
जिस भारतीय जनता पार्टी के अपराजित होने का दम था, भाजपा उस को भारतीय 2017 जनता में कितना पार्टी को परसेंट भी मिला था ये भी बता दीजिए। और फूलपुर और हम आपके जानकारी हेतु बता दें कि 2017 में समाजवादी पार्टी मात्र 300 सीटों पे मिली। 100 सीट हमने कांग्रेस का दिया, उसमें भी 170 सीट पर समाजवादी पार्टी रनर थी। थोड़ा ठीक से अध्ययन करिए। और आप बहुत गैर वाजिब सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनका इतना वोट। आदर भाव से आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कहा किसी राजनीतिक 2017 में भारतीय जनता पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिला था, वो भी बता दीजिए। अरे साथी सुन तो लीजिए, आप कह रहे हैं कि 50%। अरे किसी राजनीतिक दल का कोई वोट क्या एक गेहूं का बोरा और चावल और वस्तु है क्या कि इनटेक रहता है? अगर आप समाज के लिए नीति नहीं बनाए, आपने नौजवानों को बेरोजगार किया, बहन बेटियों को बेवा किया, आपने अपने अधिकार मांगते लोगों पे लाठियां चलवाई, आपने गुंडागर्दी चरम पर की, आपने कोरोना के काल में लाशें बहा दी। अरे भाई सुन लीजिए, कोरोना काल में आपने लोगों की लाशें बहा दी, लोगों को मरते हुए देख करके आपने अट्टहास किया। जब इस देश के लोग मर रहे थे, तो मोदी जी अपने लिए सेंट्रल विस्टा बना रहे थे। तो इस देश के लोग देख रहे हैं ना कि उनके दुखों पर हाथ धोने के बजाय भी बीजेपी उसका जवाब देंगी। आप तब से बोले चले जा रहे हैं आदरणीय, सब देख रहे हैं, उसका जवाब देगी। और ये कंचन जी रामायण की चौपाई कह रही थी। एक चौपाई मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं खत्म करूंगा, आप कहिएगा। कंचन एक चौपाई रामायण की सुन लीजिए। रामायण आप पढ़ रही है ना? रामायण पढ़ रही है कि नहीं? रामायण पढ़ रही है कि नहीं? अच्छा सुन लीजिए, रामायण की एक चौपाई है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये रामायण की चौपाई है कि नहीं? कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। आप अध्ययन करिए, आपको अध्ययन की जरूरत है। तो जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है उसको नरक मिलता है। तो योगी आदित्यनाथ जी को आप कहिए कि उसी नरक की तैयारी करें। आप सुने तो, जहां पर अगर किसी भी प्रकार से और आप झूठ की बात कर रही हैं। अभी आपको ये खबर आपको पता है कि नहीं कि कानपुर की सधवा बेटी गोरखपुर जाती है, विधवा हो जाती है, उसके दूसरे दिन खुलेआम फिर गोलीबारी होती है। अभी फिर दूसरे एक मनीष की हत्या हो जाती है। हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, बनारस में क्या हुआ, साधुओं तक की तो हत्या हो रही है। और आप यहाँ आ गई हैं कारण बात करने। योगी आदित्यनाथ जी का इकोनॉमी कहाँ है? इकोनॉमी पे बात करेंगी, महंगाई पे बात करेंगी। अच्छे दिन किधर है आप? अच्छे दिन पर बात नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे दिन पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे? कहाँ गया अच्छे दिन? किसान कहाँ गया? डीजल का रेट बताइए, क्या रुपया प्रति लीटर है? पेट्रोल का रेट बताइए जरा, करके आपके जवाब देते हैं। आप डीजल पेट्रोल का जरा कीमत बताइए, एलपीजी की कीमत बताइए। आप भी किसी के घर की गृहिणी होंगी, आप भी किसी के घर की गृहिणी होंगी। पूरा हिंदुस्तान बेचने वाले लोग, पूरे हिंदुस्तान को चंद उद्योगपतियों के हाथों बेचने वाले लोग देश चलाएंगे। देश का बेचीकरण करने वाले लोग, हमारी यातनाओं के सहारे देशभक्त बनने वाले लोग। आपकी विचारधारा वही है जो सावरकर की क्या थी, क्षमा यातनाओं के सहारे जीवन चलाए के खाते हैं ये लोग। ठीक है अजय, पूरे देश का बेचीकरण करने वाले लोग देश को बताएं, देश की जनता तैयार है। और जो आपके सांसदों विधायकों की खातिर हो रही गांव में प्रवक्ता भी अगर भूल के चले गए तो वही इज्जत मिलेगी। इनको जवाब भी नहीं सुनना है, बस बोलेंगे। मनोज काका जी रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कंचन जी आप भी रुकिए, आपके पास आऊंगा। मैं प्रोफेसर साहब के पास चलूंगा, उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वैचारिकता की कमी है यहाँ पर। सिर्फ सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर दोष लगाती हैं, वैचारिकता से बात नहीं कर रही कि आखिर उनका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यही है कि 24 करोड़ की जनता हमको मुख्यमंत्री बनाने को तैयार बैठी है। आऊंगा सबके पास, रुकिए। आप एक जनपद की बात, अरे रुकिए भाई, मनोज जी आप रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सब ये समझना होगा, मनोज काका जी भाई कितनी बात करेंगे, हो गई बात आपकी। राजेंद्र, प्रोफेसर राजेंद्र जी मैं आपसे समझना ही चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ये ठीक कर रही है कि अपनी हर बॉलर को, हर बैट्समैन को अपनी लिमिटेशन का पता होना चाहिए और उसी हिसाब से बैटिंग और बॉलिंग करना चाहिए। तो ये आपको लगता है कि एक बहुत ही सधा कदम है ये प्रियंका का, मैच्योर्ड राजनीति है ये? कह सकते हैं। देखिए कांग्रेस भी तो बहुत पुरानी पार्टी है ना, आप समझिए कि सबसे ज्यादा वो बहुत उतार चढ़ाव कांग्रेस पार्टी ने भी देखे हैं।
और सब राजनीतिक पार्टियों को स्वतंत्रता होती है किस ढंग से चुनाव लड़ें। हमारे सभी प्रवक्ता भी ऐसे बोल रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे समाजवादी पार्टी के हों। हम लोगों का काम प्रवक्ता वाला नहीं रहे, हम लोगों का है कि जो सच है, जो यथार्थ है, जिस समय जैसे प्रदेश में एनालिसिस हो रहा है या जो प्रदेश देख रहा है, आम जनता देख रही है, उसके बारे में अवगत कराना। आप लोग सहमत हो नहीं हो, देखिए ये तो आप जानते हैं कि बीजेपी ने इतना जब इलेक्शन महंगा कर दिया है तो आम आदमी या जो नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल कार्यकर्ता है, जो नेता बनना चाहता है, जो विधानसभा में जाना चाहता है, वो इतना आसान नहीं है। तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फाइनेंस की जरूरत होती है, और फाइनेंस यदि सब सीटों में भी चुनाव आप लड़वाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी आता है। यदि आपको पश्चिम बंगाल वाला इलेक्शन कांग्रेस भी चाह रही है कि किसी तरह से बीजेपी को बाहर करना है, वर्मा जी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के पास में पैसे की कमी नहीं है ना। कांग्रेस की भी महाराष्ट्र में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, पंजाब में सरकार रही पिछले तीन। हाँ, देखिए क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है, पैसा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं खासतौर से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य जो पार्टियां हैं जो इधर उधर पैसे के लिए अभी भी स्ट्रगल करती हैं, नो डाउट। इनके पास बहुत बड़े जो उद्योगपतियां हैं, उनके उद्योगपति हैं, उनका चंदा नहीं मिलता है। और कांग्रेस पार्टी को चाहे बीजेपी पार्टी को, इनको बड़ा अच्छी तरह से जो देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे धनाढ्य लोग हैं वो चंदा देते हैं, इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टियां खूब अच्छी तरह से चलती भी हैं। समाजवादी पार्टी को जीतना है इलेक्शन, देखिए मुख्य अभी जो लड़ाई में है वो समाजवादी पार्टी है, आप इसको स्वीकार करें चाहे नहीं करें। यदि समाजवादी पार्टी को सही में एग्जीक्यूशन देना है, सही में सत्ता में आना है, तो उसको कांग्रेस के साथ भी आपको बात करनी पड़ेगी, और अन्य दल हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी, छोटे दल हैं। अखिलेश यादव जी कहते रहते हैं बार बार कि हम छोटे दलों के साथ बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। मामला यह कि अगर सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, जैसा पिछले चुनाव में करती आई हैं, कांग्रेस का सपा से गठबंधन हुआ, सपा ने बसपा से भी गठबंधन किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला ना। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल। देखिए लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नतीजा भी नहीं निकला। आप बहुत स्टेट आपके एग्जाम्पल है। मैं पश्चिम बंगाल को इसलिए कोट करता हूं, बिहार भी ऑलमोस्ट जीता हुआ है, कैसे हारा वो पता नहीं, ठीक है, उसके बारे में उसके एनालिसिस में जाएंगे तो बहुत बात दूर तक जाएगी। मेरा ये कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है, क्योंकि यदि कांग्रेस भी चाह रही है, देखिए कांग्रेस भी चाह रही है कि किसी तरह से हम बीजेपी को सत्ता से दूर करें, तो वो यदि 100 पार्टी की स्ट्रेटजी लेके आ रही है, तो ये मैं उसकी कांग्रेस पार्टी की तारीफ करना चाहूंगा कि वो सही दिशा में जा रही है, ठीक है। मैं क्योंकि आप मुख्य लड़ाई में मैं बार बार कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी है जी, और समाजवादी पार्टी है, और अखिलेश यादव जी जिस हिसाब से मनोज जी को ये बात समझ ही नहीं आ रही, बोल रहे हैं, उनको लग रहा कि मैं उनकी पार्टी की जी। अरे नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आप एक पत्रकार हैं, आपके अधिकार हैं, और आप जितने तीखे सवाल करिए, समाजवादी पार्टी उसके लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी का यही मानना है कि सवालों से ही लोकतंत्र जिंदा रहता है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सवाल करने और जवाब देना चाहिए। आप भी, कंचन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, सवाल यह है, बिहार, वेस्ट बंगाल, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वेस्ट बंगाल का चुनाव एक नजीर है। जिस तरह से कांग्रेस 100 सीटों पर फोकस कर रही है, वो आपका गुणागणित बिगाड़ सकता है। बिल्कुल नहीं, बता सकते हैं कि वो 100 सीटों पर फोकस करें या कितने भी सीटों पर, ये तो अपना अपना है, फोकस तो करना ही चाहिए, और अच्छी बात है कि वो फोकस कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर होती है ना कि सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही फोकस करेंगे तो बात नहीं बनेगी, पूरे टाइम पर फोकस करना चाहिए, तो वो नहीं करते हैं। प्रियंका गांधी जी को आपने देखा ही होगा, वाड्रा जी जब चुनाव होता है तभी उतरती है। बताइए भाई चौबे जी, बार बार इनका आरोप है कि कह रहे हैं कि पर्यटन करने के लिए आती है उत्तर प्रदेश में, देश में भ्रमण करने जाती हैं। अजय चौबे जी, तो भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक सवाल है जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस गोरखपुर से आते हैं और सफाई महोत्सव की तरह वो गोरखपुर महोत्सव मना रहे थे, उसी समय सैकड़ों बच्चे ऑक्सीजन की कमी से काल कौलित हो गए और सैकड़ों माताओं की गोदें सूनी हो गई। तो क्या योगी जी वहाँ मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे, या सफाई महोत्सव की नकल करते हुए और बच्चों की मौत पे डांस करते हैं? जब भी कहीं जनता मरती है
तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है। अब तक 600 किसान मर चुके हैं किसान आंदोलन में। ये शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदया जो है इस पे बात नहीं करेंगी। बताइए 600 किसानों की मौत के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल स्टेटमेंट दिया था कि किसान आंदोलन करते हैं तो करने दीजिए, उनकी कोई जवाब भी लेते जाए। कंचन जी जवाब दीजिए भाई जी। आदरणीय योगी जी जब से सिंहासन पर बैठे हुए हैं तब से लेकर के आज तक एक दिन के लिए रुके नहीं है, और आप कह रहे हैं जिस प्रकार से हम आपकी सरकार को देखें, जो भी हमारे सोनिया जी हो या फिर हमारे राहुल गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, सिर्फ और सिर्फ चुनाव में ही दिखती हैं। प्रियंका जी भी कहीं टूर पे नहीं गई हैं, कहीं टूर पे नहीं गई हैं। उम्भा में आदिवासियों का जो जनसंहार हुआ था, प्रियंका जी उनके दुख दर्द में थी, हाथरस में थी, उन्नाव में थी, बरेली में थी, लखीमपुर खीरी में थी, जहां जहां जनता के साथ अन्याय हुआ, निषादों के साथ इलाहाबाद में अन्याय हुआ, वहां भी थी। वो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के साथ, उनके दुख दर्द के साथ हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारी कांग्रेस पार्टी हर वक्त है। आप इस बात को कैसे नजरअंदाज कर रही हैं? आपके मुख्यमंत्री जी तो हमेशा जनता के मौत पे जश्न मनाते हैं जी, और विज्ञापन जनता के पैसे पे विज्ञापन देते हैं और लिखते हैं उत्तर प्रदेश की नंबर 1 सरकार। जी का जवाब हाँ जी द्विवेदी। कंचन जी इनसे पूछिए कि बाकी कहाँ जाती है प्रियंका जी। योगी जी तो हर समय देश की सेवा में रह रहे हैं, वो क्यों नहीं रहती है? केवल चुनाव के टाइम पर ही उतरते हैं ये लोग जी, बाकी कहाँ गुल हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, ऐसा नहीं है कि जनता सब देख रही है, देश सब देख रहा है कि कौन क्या कार्य कर रहा है। चुनाव के समय नहीं आती हैं वो, हर पल जब भी उत्तर प्रदेश में किसी के साथ अन्याय होता है वो यही लखनऊ में रह रही हैं। आपको मालूम नहीं है, पर्यटन करने तो आपके प्रधानमंत्री जी जाते हैं। जिस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश के प्रधानमंत्री घूम घूम के भिक्षाटन किए। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, तालिबान, अमेरिका, हिंदुस्तानियों का सर्म उन्होंने कहाँ नहीं झुकाया। क्या भारतवर्ष के किसी प्रधानमंत्री ने आज तक भिक्षा मांगा था? आओ हमारे यहाँ ये कर दो। 60 साल 70 साल में आजादी के बाद से इस देश को विकास के राह पे हम ले गए थे। एयरपोर्ट दिए थे, रेलवे लाइन दिए थे, रेलवे दिए थे, सब हमने पब्लिक को दिया था। यूनिवर्सिटियां दिया था, मेडिकल कॉलेज दिया था, ब्लॉक तक जो है हॉस्पिटल दिया था, गांव तक प्राइमरी स्कूल दिया था, गांव तक जूनियर हाई स्कूल दिया था, इंटर कॉलेज दिया था, डिग्री कॉलेज दिया था। शिक्षा के उन्नयन में हमने क्रांति की थी। डिजिटल इंडिया तो हम ले आए थे, हमारे आदरणीय राजीव गांधी जी लाए थे। मोदी जी तो सिर्फ देश को बेचने का काम किया। 70 सालों में जो हमने किया वो आज तक बेचते बेचते थक जा रहे हैं। जो हमने जनता को दिया वो अपने चंद उद्योगपतियों को दे रहे हैं। आज अडानी जी की संपत्ति 4 गुना हो गई, लेकिन किसानों की लागत 3 गुना हो गई। आज किसान खून के आंसू रो रहे हैं। उनके दोस्त तो मालामाल हो गए, लेकिन किसान और देश की जनता तो कंगाल हो गई। इस पे भारतीय जनता पार्टी को कभी रोना नहीं आता क्या? आप लोगों की आंखों का पानी मर गया है क्या? कौन कर सकता है? माताओं बहनों की इज्जत होती है, तब भी आपको रोना नहीं आता? आपका प्रवचन हो गया चौबे जी। आप कंचन जी मैं आपके बताऊंगा, जरा मनोज जी के पास चलते। मनोज जी आप क्या आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, इसमें कोई हमें वो नहीं है, आपको अपनी पार्टी की बात रखना भी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर चर्चा एक रणनीतिक तौर पर ये कर रहे थे कि कांग्रेस अगर 100 सीटों पर फोकस कर रही है तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे आपके लिहाज से। मैं फिर से आपसे वही सवाल करूंगा कि इसका क्या प्रभाव होगा उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव पर। समाजवादी पार्टी ने पहले ही आपने अपने कार्यक्रम के संदर्भों में भी बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनेक बार कहा है कि किसी भी बड़े राजनीतिक दल से हमारा कोई अलायंस नहीं है। छोटे दलों से जनवादी पार्टी से हमारा अलायंस है, लोक दल से हमारा अलायंस है, महान दल से हमारा अलायंस है। तो समाजवादी पार्टी जो छोटे छोटे दल हैं, जो वंचितों के बातों को लेके मुखर रहते हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी का अलायंस है। और आए दिन भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से, बीएसपी से छोड़ करके नेता रोज समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करते हैं। और मैं समझता हूं कि आपका भी वहां जो नहीं ये बात ठीक है कि आपकी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। और समाजवादी ये बात सच है कि आपकी पार्टी में रोज लोग शामिल हो रहे हैं,
बसपा छूट के भी आ रहे, कांग्रेस से भी आ रहे, सब जगह से। लेकिन सवाल मेरा वही है कि 30% वोट बैंक को आप 40% और 50% में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये जिस तरह लोग 7-8% के वोट बैंक को अगर 50% में झूठ बोल के तब्दील कर सकते हैं, तो हमारे पास तो 30% जो वोट बैंक है वो बहुत ही सच्चाई आधारित है, विकास आधारित है। और आपसे बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी का वर्कर एक एक बूथ कार्यक्रम चल रहा है। हमारे लोग हर वर्ग समाज में जो पीड़ित वर्ग है उसके साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश के 1,60,000 बूथों पे आज के डेट में 25-25 नौजवान और उसमें माताएं बहनों की भी ठीक ठाक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो समाजवादी पार्टी अपने चुनावी रणनीति को लेकर के मेरा एक ही अनुरोध है, और आप लगातार अपनी पार्टी के विषय में बता रहे हैं कि पार्टी ने क्या किया। आप, ये अच्छी बात है कि आप अपनी पूरा मैनेज ले रहे हैं टीवी का, लेकिन जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है थोड़ा उस पर भी फोकस डाल दीजिए। अरे मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का जो भी चुनाव लड़ेगी कांग्रेस 100 अगर सीटों पे, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से बधाई। और क्या सुनना चाहते हैं भाई, सभी को चुनाव में लड़ने का शरीक आप बधाई देते रहिए जी। सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का अपने हिसाब से रणनीति बनाने का स्वागत, अपने हिसाब से रणनीति बनाने के। आपको लगता है ये कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वोट किसका काटेगी जी? अरे ये बता दीजिए, कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो किसका वोट काटेगी? अब ये तो वो वोट बैंक तो आप ही का काटेगी ना। ये हमारा वोट समाजवादियों का वोट, सारा जो वोट है। अरे बाकी पार्टियां तो हमारे नेताओं को आयातित कर रही हैं। समंदर तो हम हैं, ये तो नदी नाले हैं, ये तो सूख गए। और जिस भारतीय जनता पार्टी कर रही थी मेरी तूफान चल रहा है, तो हम एक शेर के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तूफानों में तो हम अपनी मर्जी से जाते हैं, जान हथेली पे लिए जाते हैं। ये तो वो है जिन्हें भ्रष्टाचार के समंदर निगल जाते हैं, और हम कांग्रेसी वो हैं जो उस भ्रष्टाचारी समंदर को ही निगल जाते हैं। जैसे राजस्थान में निगल गए थे, जैसे पंजाब में निकल गए थे, जैसे छत्तीसगढ़ में निकल गए थे, जैसे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में निकल गए थे, और जनता को हमने इन भ्रष्टाचारियों से निजात दिलाई थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में हम बहुमत की सरकार बनाए। अगर ये लोग मजबूत है तो हमारे नेताओं पे वोट क्यों मांग रहे हैं? आयातित नेता हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं। सवाल सुन लीजिए, जो पत्ते हमारे झड़ जा रहे हैं उनको ये इकट्ठा कर रहे हैं। चौबे साहब, आप सवाल नहीं लेते, समय हमारे पास समाप्त हो गया। आप इतना लंबा बोल देते हैं, समय समाप्त हो गया। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, मैं आपके पास फाइनल कमेंट के आ रहा हूँ। सर, क्या यहाँ शेर व शायरी का दौर चल चुका है और सब लोग अपने आप को समंदर बता रहे हैं, बाकी लोगों को नदी नाला बता रहे हैं, आपका फाइनल कमेंट? समुंदर तो जनता है, ठीक है, बाकी सभी भ्रम है, ठीक है। जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी, जिसको चाहेगी उसको हराएगी। देखिए, मेरा एक सीधा स्पष्ट मानना है, उत्तर प्रदेश का चुनाव और केंद्र का चुनाव दो अलग अलग चुनाव होते हैं, ठीक है। बहुत कुछ चीजें कॉमन होती हैं, लेकिन एक बड़ा पर्सपेक्टिव जब बनता है तो एकदम डिफरेंट मुद्दों पे चुनाव हो जाता है। ये आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जातिवार जनगणना, किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण पे होने वाला चुनाव है ये, जिससे सही में पहली बार लग रहा है कि युवा एकदम अंदर से आक्रोशित हो गए हैं। जो आम जन है, जो मतलब जिसको आप कहें कि जो आम पीपल है, जो ज्यादा राजनीतिक चीजों से भागीदारी नहीं करते हैं, वो भी महंगाई से सही में प्रताड़ित हो रहे हैं। सिलेंडर उनको जब 1000 रुपए का लेना। ठीक है सर, समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सारी पार्टियां अपने आप को समंदर बता रही हैं, बहुत बड़ा तूफान बता रही हैं, और सबका यही मानना है कि पूरी देश की 24 करोड़ जनता सिर्फ उन्हीं को वोट देने के लिए तैयार बैठी है और इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आए, कब 24 करोड़ जनता अलग अलग पार्टियों को पूरा बहुमत दे देगी और बाकी की जनता फिर देखेगी किसको क्या मिलता है। सवाल मुश्किल है यहाँ पर कि सारी पार्टियां ऐसा ही बात करती हैं कि जैसे सारी 24 करोड़ की जनता उन्हीं को वोट करेगी, बाकी सब बेकार है। समझना पड़ेगा, थोड़ी वैचारिकता लानी पड़ेगी कि करोड़ों लोग आपको टीवी पर देख रहे हैं और आप इस तरह की बात करते हैं तो उनके दिल पर, उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रोफेसर साहब ने जो बात कही है कि 100 सीटों पर अगर कांग्रेस फोकस कर रही है तो ये उसकी एक शानदार रणनीति है, और वो रणनीति के तहत ये सारे काम कर रही है जिससे कि वेस्ट बंगाल के रिजल्ट को यहाँ पर दोहराया जा सके।
तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में वेस्ट बंगाल का रिजल्ट यहाँ दोहराया जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और हमारा अगला कार्यक्रम मंथन देखना ना भूलिए हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान के साथ।